अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड का। ये जो हम टर्म्स करवा रहे हैं आपको, ये स्पेशली बताता जाऊँ आपको कि ये एमडी कैट सेशन वाले बच्चों के लिए है या ई कैट वाले बच्चों के लिए है, या ये वो जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो एनटीएस है या एनईटी एनएटी का है या सेट का टेस्ट है कॉमसेट यूनिवर्सिटी का, या वो पीयू यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, वो कोई भी किसी किस्म का टेस्ट है तो वो यहाँ से क्लियर कर सकता है। तो इस लेक्चर की ख़ास बात क्या है कि अगर आप इस चैप्टर की थ्योरी को और साथ जो हम एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं उनको आप देखते जाएंगे, तो फिर इन जितने भी टेस्ट मेंशन किए इनमें कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं होगा जो आप पास नहीं कर पाएंगे। तो मेन जो ज़रूरी बात बच्चे के लिए होती है वो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना होता है ताकि वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सके। कंसेप्ट क्लियर होंगे, फार्मूलाज आते होंगे, उनको लगाना आता होगा, फार्मूला के साथ खेलना आता होगा, तो ऑब्वियसली जितने भी किस्म के टेस्ट हैं वो जितने मैंने मेंशन किए हैं या कोई भी पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से टेस्ट होगा तो वो उसको क्लियर कर लेगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको वीडियो के एंड तक चलना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे थ्योरी को इस चैप्टर की, यहाँ पे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज़ को, और यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ होंगे वो सारे पास पेपर से होंगे और कुछ मेरे अपनी क्रिएशन है एमसीक्यूज़ की, ताकि अगर वो मुख्तलिफ़ किस्म से कोई एमसीक्यूज़ बनाता है तो आपको अटैम्प्ट करने के आप उसको काबिल हो जाएँ। तो स्टार्ट करते चैप्टर की थ्योरी। तो पहला जो हमारे टॉपिक आता है बुक के अंदर वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो हमें पता है मैटर की 3 टाइप्स हैं, उसमें सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो हमने सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड की जो है वो डिफरेंट बिना पर करेक्टरिस्टिक्स की जाती हैं, डिफरेंट बिना पर इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है। पहली इसकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो की जाती है अपॉन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। यानी हम देखेंगे कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, सॉलिड्स ऐसे हैं, वो अपने अंदर से करंट को गुजार देते हैं, कुछ अपने अंदर से करंट को नहीं गुजारते। यानी हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की या इंसुलेटर की। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इन मटेरियल्स की कि कुछ में से करंट गुजरता है और कुछ में से नहीं गुजरता। दूसरी हमने यहाँ पे जो चीज़ स्टडी करनी है वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं वो सॉलिड तो होते हैं लेकिन उनके अंदर से जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर देते हैं, कुछ जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं देते। तो हम उस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे कि ये मटेरियल के अंदर कहाँ से आती हैं और हम इनसे फिर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को अगर हम देखें तो उसको हम पहले मेन 3 इसको पैचेस में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला होता है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा जो मटेरियल्स हैं हम उनको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, और जो तीसरा है हम उनको बोलते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है इसकी अरेंजमेंट, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट होती है ये एक पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक से मुराद ये है कि ये रैंडम नहीं होती बल्कि एक पैटर्न के साथ होती है, इसके अंदर एक पैटर्न पाया जाता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड हैं इनके अंदर पैटर्न होता है लेकिन वो बहुत शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो पैटर्न के अंदर या तो बिल्कुल भी पैटर्न है ही नहीं, यहाँ पर रैंडम पार्टिकल्स पाए जाते हैं और रैंडम तरीके से वो जुड़े हुए होते हैं। पॉलीमेरिक में क्या होता है कि लॉन्ग चेन बन रही होती है, और ये बिटवीन कैटेगरी है क्रिस्टलाइन की भी और एमॉर्फस दोनों की। यानी इसमें लॉन्ग चेन बनेगी, इसमें पैटर्न होगा भी, और वो पैटर्न जब चलता जाएगा उसके बाद वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर नया पैटर्न फॉलो हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर पैटर्न पाया भी जाता है और पैटर्न नहीं भी है। यानी हम इनको बोलते हैं कि इसमें अंदर लॉन्ग चेन पाई जाती है ख़ास किस्म के पैटर्न की, उसके बाद पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर कोई नया पैटर्न आ जाता है। इस तरह से इसकी जो है वो इसका बिहेवियर होता है। उसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें कि इसके जो, क्योंकि हमने भी बात की है यहाँ पे कि इसमें ख़ास अरेंजमेंट पाई जाती है। तो जब ख़ास अरेंजमेंट होगी, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है, चौथा एटम ये है, फिर नेक्स्ट एटम, तो इनके दरमियान जो है वो ख़ास बॉन्ड के साथ ये है जुड़े हुए होते हैं। तो जब ये बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे तो इनकी जो लेंथ है ये भी फिक्स होंगी, क्योंकि एक अरेंजमेंट है, एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये फिक्स होती है। जब इनके दरमियान पाई जाने वाली बॉन्ड लेंथ फिक्स होगी, इसका मतलब ये होगा कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये शार्प होंगे। शार्प का मतलब ये कि ख़ास किस्म के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे जो है ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहला बॉन्ड है वो, फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर पार्टिकल्स हैं तो ऐसा नहीं है कि ये पहला बॉन्ड है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रेक हो रहा है, अगला 70 सेंटीग्रेड पे ब्रेक हो रहा है, अगला 80 पे ब्रेक हो रहा है, या कुछ 50 पे ब्रेक हो रहे हैं। नहीं, इनके फिक्स
जो है वो बॉन्ड लेंथ होती है, जिसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं। मतलब अगर 100 बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 के ऊपर पूरे लिक्विड जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उन सब का जो है वो बॉन्ड टूट जाएगा और ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। अगर हम अमॉर्फस की बात करें तो अमॉर्फस में नहीं ऐसा होता। इसमें जो नॉट वेरी शार्प जो है वो बॉन्ड लेंथ इनकी होती है, तो उसकी वजह से नॉट वेरी शार्प यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। यानी कुछ इस तरह से होंगे कि अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, चौथा पार्टिकल है, पांचवा पार्टिकल, छठा पार्टिकल, सातवां, तो सारे पार्टिकल कोई इस तरह से जुड़ा हुआ है, कोई इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, फिर इस तरह से है और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट किस्म की पाई जा रही है। ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा वाइड है। जो सबसे ज़्यादा वाइड होगी वो उतनी ही ज़्यादा वीक होगी, जिसकी वजह से अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 60 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ है ये सबसे ज़्यादा कह लें कम है, छोटी है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो हो सकता है ये 100 डिग्री पे जाके जो है वो ब्रेक हो। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि पार्टिकल कि कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडम पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो भी रैंडम होगी, जिसकी वजह से इनके फिर जो बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी इतने ज़्यादा शार्प नहीं होंगे, बल्कि वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के होंगे। पॉलीमेरिक में क्योंकि ये तो मिड वाली कैटेगरी है, इसमें जो लॉन्ग चेन है उनके तो फिक्स होंगे, जो पैटर्न इसके अंदर नहीं है वो फिक्स जो है उनकी अरेंजमेंट नहीं है, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका फिर फिक्स नहीं होगा। यानी 2-3 किस्म के इसके बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं, किसी पे कोई बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, किसी पे कोई। उसके अलावा बात करें क्रिस्टलाइन की, तो अमॉर्फस की इसी वजह से हम एक और बात यहाँ पे याद रख लें, अमॉर्फस की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको ग्लासी सॉलिड भी कहते हैं। ग्लासी सॉलिड्स हम इनको क्यों कहेंगे, क्योंकि जिस तरह ग्लास के अंदर जो है वो फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल की, कोई किधर को पार्टिकल है, कोई किधर को रैंडम पार्टिकल है, तो इस वजह से इसी प्रॉपर्टी की वजह से जिस तरह ये रिदम में पार्टिकल हैं ग्लास के अंदर पाए जाते हैं, तो इसी की वजह से ये जो अमॉर्फस सॉलिड हैं इनको भी देखा जाए तो ये ग्लासी सॉलिड हैं, या हम इनको फ्रोज़न लिक्विड भी बोलते हैं। फ्रोज़न लिक्विड ये भी याद रखना है। कैसे पता चलता है फ्रोज़न लिक्विड के बारे में कि लिक्विड में पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उसको फ्रीज़ कर दें तो फ्रीज़ करने पर वो पार्टिकल एक जगह पर ही रुके रहेंगे। अब वो रुके हुए हैं तो सॉलिड बन गए, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, लेकिन फिक्स हैं और अरेंजमेंट भी नहीं दे रहे और ये रैंडम भी है, इसलिए हम इसको फ्रोज़न लिक्विड भी कह सकते हैं। क्रिस्टलाइन के इसी इसकी स्ट्रेंथ की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक यूज़ जिस तरह ज़िरकोनिया है, तो ज़िरकोनिया को हम आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल टीथ। और इसी तरह से अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो इसमें कॉपर आ जाएगा, मेटल्स आ जाती हैं, इसमें आयरन आ जाएगा, एलुमिनियम आ जाएगा, या गोल्ड आ जाएगा, ठीक है, या फिर सिल्वर आ सकता है। ये सारी जितनी मटेरियल्स लिखी हैं सारी क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस में जो है वो बस बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे बेरियम आ जाता है, और इसके अलावा मैंगनीज़ आ जाता है, या व्हाटएवर, मेरे जहन में फ़िलहाल कोई है नहीं मटेरियल, ये तो वैसे बहुत सारे हैं। इसके अंदर ग्लास आ जाता है, ठीक है, अभी ऊपर मैंने जिक्र किया। और जो पॉलीमेरिक है इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल्स आ जाते हैं, जिसमें कार्बन के साथ कार्बन की लिंक होता है, कैटिनेशन प्रोसेस कार्बन का कार्बन के साथ होता है। जैसे जो रबर है, नेचुरल रबर, इसका फार्मूला होता है C5H6 और साथ इसके N होता है, इसको बुक से एक दफ़ा देख भी लेना फार्मूले को। और जो N की वैल्यू है ये 1000+ होती है, यानी इस तरह का बॉन्ड्स 1000+ टाइम चलता रहेगा। या इसके अलावा हम कोई खुद क्रिएशन करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, शायद ये बुक के ऊपर मौजूद भी है, इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि ये एक ख़ास स्ट्रक्चर इस तरह से बनता जाए और पार्टिकल इसी तरह से साथ आपस में बॉन्ड बना के जुड़े रहें, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है वो एक पॉलीमेरिक सॉलिड है। आप देख रहे हैं एक ख़ास किस्म का बॉन्ड बन रहा है, जहाँ जहाँ पे डॉट लगे हुए हैं वहाँ वहाँ पर एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो हमारे सामने डेवलप हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ये पॉलीमेरिक सॉलिड है। और इसमें रबड़ आ जाती है, इसमें नायलॉन आ जाती है, नायलॉन, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर पॉलीथीन
के जो बैग्स वगैरह हैं वो भी इसी मटेरियल से बने हुए होते हैं, या पॉलिएस्टर जो है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये था जी डिफरेंट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इलास्टिसिटी आ जाती है। इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या जी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। किसी मटेरियल का अपनी पोजीशन पर वापस आ जाना। अगर हम कब आएगा वापस? इफ़ अप्लाइड फोर्स सीजेज। अगर हम उसके ऊपर जो लगने वाली अप्लाइड फोर्सेस हैं उसको ख़त्म कर देते हैं तो मटेरियल जो है वो अगर अपनी वापस शेप अडॉप्ट कर लेता है, हम उसको बोलेंगे ये उसका इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिसिटी कहलाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ आती है वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो मटेरियल को डिफॉर्म कर दे, उसकी शेप को या उसके साइज़ को या उसके वॉल्यूम को, इन तीनों में से किसी भी चीज़ के अंदर अगर वो चेंज लेके आ जाती है तो हम उसको बोलेंगे ये किस्म की डिफॉर्मिंग फोर्स है। और यहाँ पर हम इसको स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो चीज़ याद रखनी है आपने कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। इसके अलावा बॉडी जो है वो, कुछ बॉडीज़ जो हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किनको कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होती हैं कि जब उनके ऊपर फोर्स को हम सीज करें तो वो परफेक्ट उसी शेप में आ जाएं जहाँ से वो कन्वर्ट हुई थी, ओरिजिनल में आ जाएं परफेक्टली जैसे वो पहले थी। ऐसे मटेरियल्स के नाम, इलास्टिसिटी जिनके अंदर होती है वो हम उसको स्प्रिंग कह सकते हैं, ठीक है, या रबर कह सकते हैं। ये इलास्टिक मटेरियल, ये इलास्टिसिटी है मटेरियल की। नॉट दीज आर द नॉट इलास्टिक मटेरियल, बट ये उस मटेरियल की इलास्टिसिटी है। इसके अलावा प्लास्टिक बॉडीज़ आ जाती हैं। प्लास्टिक बॉडीज़ वो कौन सी बॉडी होती है? प्लास्टिक बॉडी के जिसमें अगर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो वो नॉट ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, वो वापस अपनी उस पोजीशन पे ना आए, हम उसको बोलेंगे। जैसे इसमें जितने प्लास्टिक मटेरियल्स आ सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्लास्टिक बॉडीज हैं। या हार्ड मटेरियल्स को भी कह सकते हैं, लेग्स जैसे आयरन, ठीक है। प्लास्टिक का मतलब ज़रूरी नहीं प्लास्टिक हो, वो मटेरियल्स की बात हो रही है जो अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं करते। तो आयरन है, एक खास लिमिट तक वो शायद अपनी शेप गेन कर ले लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आएगा या टूट जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे ये ऐसी बॉडीज़ को हम प्लास्टिक बॉडीज़ कहते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है, ये नोट कर लें कि जो दुनिया में कोई भी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं है, लेकिन ये है कि हम जिसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं उसमें जो चीज़ आती है वो है क्वार्ट्स। ये जिससे वॉच बनी हुई होती है, क्वार्ट्स होता है। और दूसरे नंबर पर जो परफेक्टली प्लास्टिक जिसको हम मानते हैं प्लास्टिक बॉडी, वो है जी क्ले, वेट क्ले। आप वो जो बच्चे इसके साथ खेलते हैं तो जिस शेप में रहे तो ज़्यादातर उसी शेप में रहती है, तो हम उसको मानते हैं कि ये एक परफेक्टली जो है वो इलास्टिक बॉडी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेस की। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है? अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं उसके यूनिट एरिया के ऊपर तो हम उसको बोलेंगे ये उसका स्ट्रेस है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होगा फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट होगा। और अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, स्ट्रेस की डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगी स्ट्रेस की? फोर्स चूँकि MLT-2 होता है और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर, तो ये -2 हो जाएगा ऊपर आके, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो इसकी जो डायमेंशन है वो बन जाएगी ML-1T-2। पेपर में यहाँ से MCQ आ सकता है कि बताएं जी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या होता है? अगर हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसके अंदर खुद कितना चेंज आया है, इस चेंज को मेजर करना हम बोलते हैं कि ये स्ट्रेन कहलाता है। तो इसको फाइंड करने का तरीकाकार भी यही होता है कि स्ट्रेन ये इक्वल टू होता है उस मटेरियल में चेंज डिवाइड बाय उस मटेरियल का ओरिजिनल, ये उसका फार्मूला होता है। और इस स्ट्रेस जो है फिर इस तरह से 3 तरह के होते हैं। एक वो स्ट्रेस जो उस मटेरियल की
एक वो स्ट्रेस जो उस मटेरियल की चेंज लेके आता है लेंथ के अंदर, हम उसको बोलते हैं कि ऐसे स्ट्रेस को कि ये लीनियर है, लीनियर स्ट्रेस है। इस लीनियर स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इसमें है वो है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल या इसको हम शीयर स्ट्रेस भी कहते हैं। और तीसरा जो स्ट्रेस है हम उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। तीन तरह के स्ट्रेसेस हैं। तो जब तीन तरह के स्ट्रेसेस हैं तो फिर इनकी मेजरमेंट भी तीन तरह की होगी। तो पहले हम बात करते हैं लेंथ की, जो लीनियर स्ट्रेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो लीनियर स्ट्रेस है वो लेंथ के बारे में है, यानी ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हम उस मटेरियल के नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रॉड है, ये एक रॉड है। इस रॉड का अगर ऊपर हम ये इसका सरफेस एरिया इसके ऊपर अगर हम नॉर्मल बनाएं तो ये नॉर्मल एरिया बन रहा है इसका। अगर हम यहाँ पर भी और इसका नॉर्मल यहाँ बना के इसके ऊपर ये नॉर्मल इसके अलॉन्ग यहाँ पे दो फोर्सेस लगाएं, इसको F1 कह लें, इसको अगर हम F2 कह लें, तो ये जो लेंथ है इसकी अब लेंथ इसकी ओरिजिनल शेप से ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी लेंथ सपोज करो इतनी हो गई है पहले से, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है वो लीनियर स्ट्रेस है और ये उस मटेरियल के नॉर्मल लगाया जाता है, नॉर्मल अप्लाई किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, तो ये क्या होता है उस मटेरियल के वॉल्यूम में चेंज लेके आता है। फॉर एग्जांपल पहले उसका वॉल्यूम ये था, तो जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा, लाइक इस तरह से इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले से ये ज़्यादा वॉल्यूम चेंज कर गया है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे, तीसरा है जी शियर या टेंजेंशियल। ये जो शियर या टेंजेंशियल है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये सरफेस के पैरेलल लगता है, पैरेलल। फॉर एग्जांपल यही सरफेस है जो भी ऊपर हमने बनाई ये वाली, इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल प्लेस करूँ तो कुछ इस तरह से नॉर्मल प्लेस होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई हैंडल लगा दूँ, उसके ऊपर उस हैंडल से पकड़ के इधर को फोर्स लगाऊँ, और यहाँ पर नीचे वाले सरफेस पर भी एक हैंडल लगा हुआ है, उसको पकड़ के मैं इधर को फोर्स लगाऊँ, तो जो नई बनने वाली शेप होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, लाइक इस तरह से कि ये मटेरियल जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पहले की निस्बत एंगल्स में चेंज नज़र आ रहा होगा। ये एंगल अगर इनके दरमियान बनने वाला 90 डिग्री का है, तो अब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं रहा। 90 डिग्री का एंगल इस वक्त बन रहा था जब ये मटेरियल कुछ इस तरह से था, तो अब ये इतना आगे को शिफ्ट हो चुका है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगा, क्योंकि ये कब लगता है जब मटेरियल के पैरेलल हम फोर्स लगाते हैं तब अप्लाई होता है। इसी तरह से तीन तरह के स्ट्रेसेस हैं, तो फिर उसके जो स्ट्रेन है वो भी तीन तरह के होंगे। तो पहला जो स्ट्रेन है वो लेंथ में है, तो लेंथ में अगर हमने जितना है उसके अंदर बिगाड़ है, डिफॉर्मेशन है, वो मेजर करनी है, तो फार्मूला हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ। जो चेंज इन लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एल के साथ, और जो ओरिजिनल लेंथ उसको एल नॉट से कहते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें इस स्ट्रेन के, जिसको हमने लीनियर स्ट्रेन बोला हुआ है, तो ये डेल्टा एल का यूनिट भी मीटर है और इसका यूनिट भी मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है, ये भी आपने याद रखना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे अगर इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक की, तो वॉल्यूमेट्रिक के अंदर क्या होगा कि हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय द उसको जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये चेंज इन वॉल्यूम है। फार्मूला सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाय द वी नॉट, तो यूनिट भी इसका कोई नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं शेयर की, तो शेयर में क्या होगा कि शेप में आ रहा है, तो चेंज इन शेप डिवाइड बाय द उस मटेरियल की ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल ये दोनों शेप लेनी है हमने, तो इसमें हम कहते हैं उसको डेल्टा ए डिवाइड बाय ए। डेल्टा ए डिवाइड बाय ए कैसे आता है इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ज़रा डायग्राम को ज़रा क्लियर करें कि अगर यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये हम यहाँ से लेंथ चूज़ कर लेते हैं, ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये उसकी दूसरी लेंथ है, ये तीसरी लेंथ है, ये चौथी लेंथ है, ये बॉक्स है जी। इस बॉक्स में ये बॉक्स है,
इस बॉक्स में अगर हम फोर्स लगाते जैसे लगाई थी तो ये इस तरह से हो जाता है, लाइक अब इस तरह से। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन चीज़ जो देखने वाली वो ज़रूर देखिएगा। कुछ इस तरह से ये नया वॉल्यूम इसका डेवलप हो गया है। अब यहाँ पर हम देखें कि इसकी जो पहली जो शेप है उसमें हॉरिजॉन्टल के साथ नॉर्मल डिग्री बन रहा है। नॉर्मल का मतलब ये है कि 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, ये इसकी इस तरह से होनी चाहिए थी पहले। ये दीवार पहले इस तरह से थी जिस तरह ये देख रहे हैं हम 90 एंगल बन रहा है। लेकिन अब देखें तो अभी इतना चेंज आ गया और ये इतना आगे जा चुका है इतना। तो अगर हम इसकी साइड को, क्योंकि ये एक क्यूब है और क्यूब की हर साइड एक जैसी होती है, तो हम अगर ए कहें तो ये वाली साइड जो है ये अगर ए है और इसको मैं अगर 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा अगर मैं सही बना पाया हूं तो। ये जो साइड इसकी है क्योंकि ये इतना आगे जा चुकी है तो इसको हम डेल्ट ए कहेंगे, क्योंकि चेंज आ गया ना, इतना आगे जा चुकी है। तो अगर ये सारी चीज़, ये वाली चीज़, ये एक छोटी सी ट्राइंगल को बाहर निकालूँ, थोड़ा बड़ा कर लूँ ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से बन रही है। ये थीटा है, ये ए थी, ये भी ए है। ये क्योंकि लेंथ इतनी आगे जा चुकी इस तरफ तो इसको हम डेल्टा ए कह लेते हैं। तो चूंकि हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा शेप को बताता है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम टैन थीटा यूज़ करते हैं। तो टैन थीटा क्या होता है, टैन यूज़ करते हो। टैन थीटा यहाँ पे टैन क्या होगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर जो एंगल के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होगा, वो डेल्टा ए होता है। और जो जो ये चीज़ है ये हमारे पास, क्योंकि ये डायगोनल तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो ये चीज़ बात है कि ये बेस है तो ये ए है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये टैन थीटा के इक्वल बी होता है। अगर आप थीटा फाइंड करें, टैन थीटा फाइंड कर लें तो ये एक ही बात है, तो भी आपको शेयर स्ट्रेन के बारे में पता चल जाएगा कि उसकी कितनी वैल्यू है। खैर ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मॉडुलस। मॉडुलस किसे कहते हैं कि अगर हम डिवाइड कर दें स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन को, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो अगर हम लीनियर स्ट्रेस को डिवाइड करते हैं लीनियर स्ट्रेन के साथ तो हम उसको बोलेंगे कि ये यंग्स मॉडुलस है। इसी तरह अगर हम वॉल्यूमेट्रिक को डिवाइड करते हैं स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ तो हम उसको बोलेंगे ये बल्क मॉडुलस है। इस तरह से अगर हम shear स्ट्रेस को डिवाइड करते हैं shear स्ट्रेन के साथ तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है वो shear स्ट्रेन है। अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस के फार्मूला की, तो यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फार्मूला है स्ट्रेन का वो होता है F ओवर A, स्ट्रेस का सॉरी, और स्ट्रेन का फार्मूला होगा वो डेल्टा L ओवर L होगा। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, F ओवर A मल्टीप्लाई बाय ये डेल्टा L ओवर L है तो ऊपर जाकर ये L ओवर डेल्टा L बन जाएगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये जो F और L है ये वाला, ये FL तो वर्क डन भी कहलाता है, FD जिस तरह होता है, लेंथ D ही है, और जो A और डेल्टा L है ये तो वॉल्यूम भी बनता है, और वर्क डन को तो हम एनर्जी भी बोलते हैं ओवर वॉल्यूम। तो एनर्जी और वॉल्यूम तो ये तो एनर्जी डेंसिटी बन गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म की हमें उस मटेरियल की एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताता है कि वो मटेरियल बगैर बेंड हुए या अपने अंदर बगैर चेंजेस आए कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी है। इसके अलावा इसका एक और फार्मूला भी यहाँ से डेवलप हो सकता है कि y इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू mg और साथ L आ जाएगा, और चूँकि वो लेंथ है तो लेंथ कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। तो ये उसका जो सरफेस एरिया है इसको हम पाई आर स्क्वायर भी कहते हैं, साथ डेल्टा L आ जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला है इसका, आपने इसको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक की, तो वॉल्यूमेट्रिक में फार्मूला हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक को हम बल्क मॉडुलस उसको K से लिखते हैं, ये फार्मूला हो जाएगा F ओवर A। इसी फार्मूले से बना रहा हूँ तो ये बन जाएगा V ओवर डेल्टा V। तो अगर मैं K का डेल्टा V के साथ रिलेशन देखूँ तो वो इन्वर्स रिलेशन है। मतलब क्या कि अगर डेल्टा V चेंज इन वो मटेरियल के वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी जो बल्क मॉडुलस है या इलास्टिसिटी है वो कम है, ठीक है। वैसे इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक मटेरियल कितनी, अभी बताया कि एक मटेरियल कितनी एनर्जी बियर कर सकता है और वो ना टूटे, ये उसका ही मॉडुलस होता है। तो जिसका वॉल्यूम जल्दी एक्सपैंड हो जाएगा इसका मतलब उसकी एबिलिटी कम है ना, वो कम एनर्जी बियर कर पा रही है। इसी तरह से अगर हम shear की बात करते हैं तो इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है F ओवर A और A ओवर डेल्टा A, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किन किन मटेरियल के लिए,
तो जो यंग्स मॉडुलस है ये होती है सिर्फ सॉलिड के लिए। यंग्स मॉडुलस हम सॉलिड का फाइंड करते हैं। और अगर हम बात करें बल्क मॉडुलस की, ये होती है लिक्विड की और गैसेस की, दोनों की होती हैं। और अगर हम बात करें शेयर की, तो ये भी सॉलिड की ही होती हैं, ये लिक्विड की नहीं होती, क्योंकि इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो ये वॉल्यूम में चेंज यानी शेप में चेंज लेके आता है। तो सॉलिड की शेप चेंज की जा सकती है, लिक्विड की शेप जिसमें उसको पुट करेंगे वैसी ही हो जाती है। इसके अलावा जो के है ये मैक्सिमम होती है सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए कर लें क्योंकि हमने लिक्विड की बात की है। और के अगर हम बात करें, ये मिनिमम होती है गैसेस के लिए। अभी बताएं इसका वॉल्यूम जल्दी चेंज हो जाएगा, उसकी के कम होगी, तो ये इसमें आएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के साथ। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है, सॉरी उलट कर दिया हमने, चलिए अब इसको मिटाना ही पड़ेगा। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है ये अभी हमने देखा कि ये किसके इक्वल होता है, ये यंग्स मॉडुलस के इक्वल होता है। तो यंग्स मॉडुलस कह लें या बल्क मॉडुलस, जो भी जिस तरह का भी स्ट्रेस आ रहा है। इसके अलावा अगर हम ग्राफ की बात करें, तो जो मटेरियल का ग्राफ है उसकी इलास्टिसिटी चेक करने के लिए वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हम स्ट्रेन लेंगे और वाई एक्सिस पर हम जो है वो स्ट्रेस लेंगे। तो जो मटेरियल है पहले जितना स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उतना स्ट्रेन तो मटेरियल कुछ इस तरह से जाता रहेगा। ये जो पहली रीजन आ रही है ये स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन की डायरेक्ट रीजन है, यानी ये जो मटेरियल है ये कहलाती है, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट, जिस मटेरियल में जितना स्ट्रेस अप्लाई करेगा उतना स्ट्रेन पैदा होता जा रहा है, तो वो हम उसको बोलेंगे कि ये इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद अगर हम इसको क्या करें कि हम इसको मज़ीद आगे की तरफ लेके जाएं और स्ट्रेस अप्लाई करें, जिसकी वजह से और स्ट्रेन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये जो रीजन मैंने ग्रीन वाली बनाई है, अगर इस पॉइंट को हम ए कहते हैं पहले वाले को, और ये ओ है, तो जो ओ ए है ये इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है जिसको मैं बी रिप्रेजेंट करूँ, तो जो ए बी है ये इनडायरेक्ट लिमिट है। पहली वाली डायरेक्ट थी, ये इन इलास्टिक लिमिट है। इन इलास्टिक ने कहे बस इनडायरेक्ट कहें। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा अब हम स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना स्ट्रेन नहीं इस मटेरियल के अंदर आ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अब भी अगर बी पॉइंट पे छोड़ूंगा तो मटेरियल क्या करेगा, वापस आ सकता है उस पॉइंट पे जहाँ से ये जहाँ पे ये था, जैसा ये पहले था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बी से आगे मज़ीद हम इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो बहुत कम जो है उसके अंदर जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। हम इस रीजन को बोलेंगे, अगर ये सी रीजन है तो हम इसको बोलेंगे कि UTS है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद अगर मैं मटेरियल को लेके जाऊँगा तो इसके अंदर जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर मैं और स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये एक पॉइंट आएगा जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे डी। अब ये जो डी पॉइंट है इसको बोल देंगे ये है ब्रेकिंग लिमिट। ब्रेकिंग लिमिट का मतलब ये है कि अब इसके बाद में जाऊँगा तो ये मटेरियल टूट जाएगा, अब इसमें क्रैक नहीं आएंगे, मज़ीद क्रैक नहीं आएंगे, बल्कि अब ये टूट जाएगा। ये जो बी सी पॉइंट है, सी पॉइंट को UTS बोलते हैं, और जो बी पॉइंट है इसको यील्ड लिमिट भी बोलते हैं। यील्ड लिमिट, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये बी पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं, बी पॉइंट को यील्ड लिमिट कहते हैं। तो ये था हुक्स लॉ का सारा ग्राफ। इसमें एक बार याद रखें जो ई है ये डिपेंड कर रहा होता है मटेरियल पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये स्ट्रेस पे और स्ट्रेन इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये आपने बात याद रखनी है, और इसमें बस यही आता है जी। उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी पे। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है कि जब एक आइसोलेट एटम होता है तो उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं यानी ऑर्बिट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। वो इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल्स ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स का मतलब फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, इसके ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं घूम रहा होगा,
इस तरह से फिक्स होते हैं। लेकिन ये अगर एटम जो है वो आइसोलेट ना रहे, अगर ये बंच ऑफ एटम्स हैं, बंच ऑफ एटम्स, तो क्या होगा, अगर इसके पास दूसरा एटम कहीं जगह पे है, फॉर एग्जांपल ये एक दूसरा एटम इसके पास है कुछ यहाँ पे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली इसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो फोर्स लगाएगा, ये उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। खैर अट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, उसको रिपेल करेगा। तो जब उसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये जो शेल है इसका थोड़ा सा अब ये ऑर्बिट थोड़ा करीब चला जाएगा और इसका अब ये ऑर्बिट जो है वो कुछ इस जगह पे रह जाएगा। अब अगर हम इस तरह से देखें कि ये सपोज को न्यूक्लियस है, इसके ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही शेल है, ये जो दोनों है ना ये एक ही शेल है। हो क्या रहा है इस पूरे ऑर्बिट के अंदर, इस पूरे शेल के अंदर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये खास फिक्स रेडियस यहाँ पे कहीं घूम रहा था। तो जो इसके पास दूसरा नेबरिंग एटम है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो फोर्स लगाता है रिपल्शन की। तो जब ये रिपल्शन की फोर्स लगाता है तो क्या होता है, ये अगर इस शेल में ये इस जगह पे घूम रहा था तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है और इस जगह पे अब ये घूमना शुरू कर देता है। अब ये इसने इस जगह पे घूमना शुरू कर दिया, इस जगह पे। सपोज वो जो दूसरा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ये वाला था, या हाँ ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था या कोई और इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का कोई असर नहीं हुआ, ये उसी जगह पे घूम रहा है, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन जो कि खास जगह पे न्यूक्लियस से खास दूरी पर घूम रहे थे, अब उन्होंने दो डिफरेंट ऑर्बिट्स बना दिए। तो इन पूरे दो ऑर्बिट्स के दरमियान ये सारी जगह आती है, इस सारी जगह को अब हम बोलेंगे कि ये सारी जगह जो है ये एक एनर्जी स्टेट है, एनर्जी स्टेट। ये अब आपने बात याद रखनी है इसमें, एनर्जी स्टेट। तो अब ये देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल के दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूक्लियस से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हो गया, पहला यहाँ पर है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हो सकता है पहला ऑर्बिट यहाँ बना रहा है, दूसरा अपना ऑर्बिट यहाँ बना रहा है, तीसरा अपना ऑर्बिट यहाँ बना रहा है और चौथा इसे दूर ऑर्बिट बना रहा है, पांचवा उससे दूर ऑर्बिट बना रहा है। तो ये पूरा एक रीजन आ जाएगा इस तरह से, ये सपोज इतना रीजन है। तो ये पूरे रीजन में दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हो क्या रहा है कि दूसरे जो नेबरिंग एटम उसके रिपल्जन या अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने अपने आप को इंक्रीज कर ली, अपनी सरफेस इंक्रीज कर ली या अपनी जगह इंक्रीज कर ली है। पहले एक ही जगह पे सारे घूम रहे थे फिक्स ऑर्बिट रेडियस में, अब थोड़े थोड़े ये इन्होंने अपने डिस्टेंसेस इंक्रीज कर लिए एक दूसरे से। अब ये जो पूरी चीज़ बन गई हम इसको बोलेंगे एनर्जी बैंड है, ये पूरा एनर्जी बैंड है। यानी अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मान लेते हैं कि ये जो है वो ये स्टेट को शो कर रहा है और ये जो है ये एनर्जी को शो कर रहा है। तो जो पहला ऑर्बिट है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो इतनी जगह पे रह रहे हैं, इतनी जगह से हमारा ये है कि ये कोई एनर्जी अब्जॉर्ब करते होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये वाला, सॉरी ये वाला, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकलेगा, इसलिए ये पूरा रीजन आ गया। इससे जो ऊपर वाला रीजन होगा सपोज वो अब इस जगह पे लाई कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। मतलब ये कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे ये निकलेगा, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे सपोज वो ये निकल जाता है। तो ये पूरे रीजन में अगर हमने 8 के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो अब उसको सिर्फ एक फिक्स एनर्जी नहीं बल्कि एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि वो खुद भी वेरिएबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस बना के यहाँ पे स्टे कर रहा है। तो ये जो है ये थ्योरी कहलाती है एनर्जी बैंड थ्योरी। इस बना पर हम मटेरियल की जो हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं, एक इंसुलेटर होता है, एक कंडक्टर होता है और एक जो है वो सेमी कंडक्टर है। कंडक्टर कौन से मटेरियल है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप ये कह सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ की ये है कि जिसमें जो कंडक्शन बैंड है, ये आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है सारी, कंडक्शन बैंड और जो इसमें वैलेंस बैंड है ये ओवरलैप किए हुए होते हैं। ठीक है, जो इंसुलेटर है इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, और इसमें जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, इनके दरमियान ये ओवरलैप किए होते हैं और ये जो है इनके दरमियान जो है वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। और जो सेमीकंडक्टर है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, इनके पास 2 तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। और ना सिर्फ 2 तरह के ऑप्शन मौजूद है बल्कि इनमें जो कंडक्शन बैंड है और जो बैलेंस बैंड है
इनके दरमियान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, जो कि फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि 0.7 वोल्ट का जो गैप है ये होता है फॉर जर्मेनियम, और जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है ये होता है फॉर सिलिकॉन। दो ही सेमीकंडक्टर हम जो है वो यूज़ करते हैं। और इसमें जो एनर्जी देनी पड़ती है, अभी बताया हमने कि सेवरल किलोवाट एनर्जी चाहिए। सेवरल सॉरी ये कंडक्टर हैं, इनके लिए जो है वो सिर्फ थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इनके लिए जो है वो सेवरल जो है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना चाहते हैं। इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो ये है कि इसकी जो कंडक्टिव एबिलिटी है वो 10 की पावर 6 पर ओहम पर मीटर होती है। इंसुलेटर की एबिलिटी बहुत कम होती है, -16 टू 10 की पावर -16 पर ओहम पर मीटर तक इसकी एबिलिटी है। जो सेमीकंडक्टर है ये 10 की पावर 0 यानी 1 पर ओहम पर मीटर की एबिलिटी रखते हैं। सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए, और इस तरह से इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी आनी चाहिए। आगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। अगर सिलिकॉन में हम ऐड कर दें नेगेटिव चार्ज बनाना है, तो क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसमें प्योरिटी ऐड कर दें 5 इलेक्ट्रॉन वाली की, जैसे हम ऐड कर दें फॉस्फोरस, हम इसमें ऐड कर दें, तो इसमें ये सपोज को मटेरियल सिलिकॉन का, और इस ये सिलिकॉन के बहुत सारे एटम हैं, और इसमें हमने एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी, और वो इम्प्योरिटी किसकी है? फॉस्फोरस की है। इसको बोलते हैं कि ये पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी है। तो वो ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर अब ये इसकी जो अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है वो कहीं इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, तो वो मूवमेंट देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, और हमने बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई है इसके लिए। टी टाइप में क्या होता है? सिलिकॉन में फिर से वही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर आप इसमें 3 यानी ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटी जिसमें एल्यूमिनियम शामिल है या बोरोन शामिल है, तो ये दो ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल है, इसमें जो है वो ये पीट मटेरियल फिर रहे हैं सिलिकॉन के, और हमने इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी। वो इम्प्योरिटी किस चीज़ की थी? एल्यूमिनियम की थी। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फिल करने आएगा, तो इसमें वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी फिल करने आएगा, इसकी वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से पूरे इलेक्ट्रॉन मटेरियल में घूमते हैं छोटी छोटी अमाउंट में, तो यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पैदा हो जाता है, और इसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं आगे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस पे। नेक्स्ट है जी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? ये ऐसे हम माना है। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है कि किसी मटेरियल को हम मैग्नेट बना सकते हैं या नहीं। तो इसकी जो एबिलिटी है या ये क्यों बनता है, ये फॉर एग्जांपल हम देखें तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये इसमें जो है प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है इसके पास मूवमेंट होती है, ओनली स्पिन मूवमेंट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास दो तरह की मूवमेंट है, ये स्पिन भी कर सकता है, और ये स्पिन करने के साथ साथ जो है ये रिवॉल्व भी करता है। तो जो न्यूक्लियस है ये सिर्फ स्पिन करता है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेट बिहेवियर है वो होता तो ज़रूर है, लेकिन वो बहुत लेस होता है। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन दो तरह का बिहेवियर दे रहा है, दोनों बिहेवियर ऐड होके जिससे जो मैग्नेटिक बिहेवियर बनता है वो इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रांगली होता है, कि हम उसको कहते हैं कि फिर ये इलेक्ट्रॉन ही है जो मैग्नेटिक बिहेवियर का सोर्स है, या मैग्नेटिक बिहेवियर क्रिएट करता है। बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी इसकी वो है रिपल्जन या अट्रैक्शन के हवाले से। तो डायमैग्नेटिक जो है ये रिपेल करते हैं मटेरियल्स को, ठीक है, रिपेल करते हैं मैग्नेट को। पैरामैग्नेटिक जो है ये फीबली अट्रैक्ट करते हैं। फीबली का मतलब बहुत थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक हैं ये भी ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट को, ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी डायमैग्नेट की? कॉपर आ जाएगा, कॉपर, वाटर आ जाएगा, H2O पानी, और पैरामैग्नेट में कौन सा सब्सटेंस आ जाएंगे? आयरन आ जाएगा। और फेरोमैग्नेट में कौन सा सब्सटेंस आ जाएंगे? कोबाल्ट आ जाएगा, निकल आ जाएगा, ठीक है जी। ये इस तरह के सब्सटेंसेस में आ सकते हैं।
जो अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ता है। और ये जो फेरोमैग्नेट है इस पर भी टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ता है। ये अगर मैग्नेट है तो ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर ख़त्म कर देते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की और डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म की। इसके बाद आता है आखिरी हिस्टैरिसीस लॉज। ये लॉज क्या बताता है? हमें ये बताता है एनर्जी किसकी, टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, कि उस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर इधर हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, करंट ले लेते हैं और इधर हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो सपोज करें हमने इस मटेरियल को, शुरू में करंट भी ज़ीरो है, करंट भी ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो है, तो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे करंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कुछ इस तरह से, तो ये ख़ास जगह पे जाके करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम आ गई और मैग्नेटिक वो मटेरियल भी मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया। तो हम इस जगह पे इसको बोलते हैं ये सैचुरेशन हो गई है, यानी मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम अब करंट को रिवर्स करें, करंट को रिमूव करना शुरू कर दें, तो जैसे ही हमने करंट की वैल्यू को वापस करना शुरू कर दिया, हम सोच रहे थे कि जैसे अगर हम ज़ीरो करंट है और हमने 50 एम्पेयर करंट दिया है, तो जब 50 एम्पेयर से हम ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो ये सारा इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ख़ास जगह पे जाके ये रुक गया। इस जगह पर हम देख रहे हैं करंट की वैल्यू ज़ीरो है लेकिन मैग्नेटिक वैल्यू ज़ीरो नहीं है। तो इस मटेरियल को बोलते हैं, इस मटेरियल की रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी भी बोलते हैं इसको, इसको रेमिनेंस भी कहते हैं, रेमेन से निकला हुआ रेमिनेंस। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उस रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो है उसको ले गए। जब हम रिवर्स डायरेक्शन में करंट ले गए, इसको फुल हमने डीमैग्नेटाइज कर दिया। अब ये बिल्कुल ज़ीरो मैग्नेटाइज हो गया है, लेकिन अभी करंट इसका ज़ीरो नहीं है। इस पॉइंट पर जिस मटेरियल, अब इस पॉइंट पर जो हमारे पास कर्सर आ रहा है, जिस पॉइंट पे ये ग्रीन सिग्नल आ रहा है, इसको बोलेंगे ये इस मटेरियल की कोर्सिविटी है। ये सारी यहाँ से यहाँ तक रेमिनेंस कहलाती है और ये सारी यहाँ से यहाँ तक ये उस मटेरियल की कोर्सिविटी सी कहलाती है। इसी तरह से हमने फिर से दोबारा जो है वो करंट को रिवर्स किया और रिवर्स किया और रिवर्स किया, तो एक पॉइंट पे जाके हम फिर देख रहे हैं कि आई इसका जो है वो मैक्सिमम है और उसकी बी जो है वो मैक्सिमम है। अब ये फुल अगेन उल्टी डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटाइज हो चुका है। इसको वापस लेके जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे पहुँचा। इस पॉइंट पे फिर जो बी है वो तो ज़ीरो नहीं हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू वो ज़ीरो हो जाती है, तो ये फिर रेमिनेंस आ गई, या रिटेंटिविटी भी बोलते हैं। रिटेंटिविटी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, रिटेंटिविटी। इसी तरह से हम फिर इसको थोड़ा और बैक लेके गए, और बैक ले गया तो यहाँ पर मटेरियल पहुँच गया। ये यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो आई ज़ीरो हो गया बट बी ज़ीरो नहीं है। ये फिर उस मटेरियल की जो है वो कोर्सिविटी कहलाएगी। और जब हमने फिर से इसको मैग्नेटाइज किया तो ये अब इस पॉइंट पे जाके फिर से मैग्नेटाइज हो गई। ये पूरी हमारे पास लूप आ गई है, ये सारा एरिया आ गया। ये जो एरिया है यही बताता है कि उस मटेरियल को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको मैग्नेटाइज करने के लिए और उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है, वो ये पता होनी चाहिए कि जिस मटेरियल को लार्ज एरिया जिसका निकलेगा वो हम उसी को मान लेंगे कि ये एक सूटेबल मटेरियल है टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है। ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर की थ्योरी में जो बताई हैं हमने। और इन्हीं थ्योरी का अगर आपकी ये थ्योरी क्लियर है तो इसी थ्योरी को देख के आपको फिर एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे इनके फार्मूलाज को देख के। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज़ और वो हम बनाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अब एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है जी, कहता है जी पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मीनियम पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के ऊपर जो पोटेंशियल बैरियर है जर्मीनियम के लिए वो कितना होगा। तो ये आपने याद रखना है दोनों के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर दो ही मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं, एक जर्मीनियम यूज़ करते हैं और दूसरा सिलिकॉन यूज़ करते हैं। सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट का होता है और जर्मीनियम का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.3 वोल्ट का होता है।
हाँ, एक और बात यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, जहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो ये होता है कि सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कौन सी किस एनर्जी गैप की बात हो रही है? ये बात हो रही है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, तो इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो मैंने एनर्जी लिखी है ये फॉरबिडन गैप के लिए लिखी है। किस किस के लिए? सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.3 वोल्ट पे जाके ब्रेक होता है। ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट MCQs है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो MCQs है वो है द करंट थ्रू PN जंक्शन इन रिवर्स बाइसिंग कंडीशन। रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में करंट क्यों जो है वो किस वजह से गुजर रहा होता है PN जंक्शन से? अगर हम स्ट्रक्चर को ज़रा इसको देखें तो सपोज करो ये हमारे पास एक PN जंक्शन डायोड है, ये इसका जो है वो PN जंक्शन है, जिसको हम डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं, ये PN जंक्शन है। अब होता क्या है कि इसके एक तरफ जो है वो N टाइप सब्सटेंस होती है, दूसरी तरफ जो है P टाइप सब्सटेंस होती है। अगर हम इसको कनेक्ट करते वक्त कुछ इस तरह से कर दें, कनेक्ट के जो N टाइप है उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल और जो P टाइप है उसके साथ हम नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर देंगे, तो ये जो बाइसिंग होगी हम इसको बोलेंगे ये रिवर्स बाइसिंग है। इस रिवर्स बाइसिंग के दौरान जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ में पाए जाने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इधर को आना शुरू हो जाएंगे, और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ये यहाँ पर पाए जाने वाले जो होल्स हैं उन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो कि इधर को आ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर तो ये बैटरी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई, इसके बहुत हाई वोल्टेज हुए, तो इस हाई वोल्टेज की वजह से ये इसके अंदर इस N टाइप में पाए जाने वाले जो होल्स हैं उनको भी यहाँ से अट्रैक्ट करके लेके आना शुरू कर देती है अपनी तरफ, जिसकी वजह से एक रिवर्स जो है वो करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। ऐसे करंट को बोलते हैं कि ये करंट लीकेज है, करंट लीकेज, और ये बहुत ही कम होता है, इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो P टाइप में जो है वो होल हैं एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो N टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो हम देखें, हम तो N टाइप के अंदर से होल को अट्रैक्ट करवा रहे हैं इस बैटरी की मदद से, तो इसका मतलब इसमें जो पाए जाने वाले मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं N टाइप में। यह बात हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि P टाइप में होल जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरह से P टाइप में जो होल्स हैं N टाइप में ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। आपको पता होना चाहिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या होते हैं। तो इसीलिए ये जो होल है इसको जो कि इस नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का अट्रैक्ट कर रहा है और ये N टाइप से लेके जा रहे हैं, तो N टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होल अट्रैक्ट होके आ रहा है इस नेगेटिव की तरफ, तो ये करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन चूँकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा तो फिर इसका आंसर बनेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कब होगा? रिवर्स बाइसिंग में। तो याद रखना है रिवर्स बाइसिंग कंडीशन के अंदर करंट पैदा होगा। क्यों पैदा होगा? ड्यू टू द वेरी हाई वोल्टेज सोर्स दैट इज अटैच्ड विद द बैटरी विद द डायोड। और क्यों होगा जी? ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर P टाइप है तो P टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इधर को जाएगा, इस तरफ को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से हो रहा है। और अगर ये होल जो है वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, लेकिन होगा किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो करंट किधर को जा रहा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि करंट क्यों हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से कौन से चार्ज कैरियर हैं, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, व्हेन N टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड। अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट अप करेंगे तो क्या होगा? हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर हैं इनका कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव अल्फा होता है।
नेगेटिव अल्फ़ा का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट उस मटेरियल में ज़्यादा गुजरना शुरू हो जाएगा। ये बातें याद रखनी है। तो अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वाइल दैट ऑफ द होल्स इट डिक्रीजेज। हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, होल्स पैदा हो रहे हैं और कौन ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो इसलिए हम इसके लिए हम एक जंक्शन बनाते हैं। सपोज करें ये जो है वो एक डायोड है और इसका ये पी एन रीजन है, ये पी एन जंक्शन है। इसके अंदर ये सपोज करते हैं कि एन टाइप है और ये सपोज करते हैं पी टाइप है। जो पी टाइप है इसमें होल्स ज़्यादा होंगे, होल्स ज़्यादा होंगे, और जो एन टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखनी है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम इस मटेरियल को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो टेम्परेचर चाहे आप पी टाइप को कर रहे हैं चाहे एन टाइप को कर रहे हैं, तो पी टाइप के अंदर जो बॉन्ड बने हुए हैं सिलिकॉन का फॉस्फोरस के साथ बना हुआ है, ठीक है, या एल्यूमिनियम के साथ बना हुआ है, जिसके साथ ये बना हुआ है, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इसके अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ये बातें याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि पता है ना हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और इस कदर वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी कि वो उस एटम को, उस न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये उसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि यहाँ पर एक इसकी जगह पे खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इम्पटी स्पेस है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हमें मिला है तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक होल भी हमें चार्ज कैरियर मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने से जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिलीज़ नहीं होते बल्कि वहाँ पर होल्स भी क्रिएट होते हैं, जगह क्रिएट होती है कि कोई दूसरा नेबरिंग एटम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सके। तो ना सिर्फ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर बनते हैं बल्कि वहाँ पर होल्स भी चार्ज कैरियर बनते हैं। तो हम फिर यहाँ पर बात ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स रिमेन सेम, इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ये यहाँ से हमने कंक्लूड किया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल बैरियर इन डायोड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ। पोटेंशियल बैरियर किसकी, यानी पीएन जंक्शन जो लगा हुआ है वो किसकी मूवमेंट को रोकता है। अगर हम फिर से इसका एक जंक्शन करें, बनाएं, तो सपोज करें ये पी टाइप सब्सटेंस है, ये एन टाइप है और ये इसके बीच में इतना सारा हमने जंक्शन बना दिया है, ये जंक्शन है। अब इस जंक्शन में देखें तो इसमें क्या होगा कि पी टाइप जो है वो जो होल्स हैं यहाँ पर वो अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये मूव करेगा इस तरफ को, होल्स मूव करेगा इस तरफ को, और सारे यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन के अंदर जुड़ के बैठ जाएंगे। अब जो इधर दूसरे होल्स होंगे उनको यहाँ से इधर मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि बीच में एक कह लें बैरियर आ गया है। अब ये बैरियर कैसे टूटेगा, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगाऊं तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होल को रिपेल करेगा। इसकी रिपल्जन की वजह से ये इस दीवार को तोड़ेगा और इस दीवार को तोड़ के इसमें से घुस के यहाँ पर एन में आ जाएगा, यही होल। तो ये पोटेंशियल बैरियर तोड़ना पड़ता है। अगर इसको ये बैटरी ना लगाएं तो ये पोटेंशियल बैरियर नहीं टूटेगा। तो जब नहीं टूटेगा तो ना सिर्फ होल इस एन टाइप में आने की कोशिश करते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन भी चाहते हैं कि वो जंप लगा के इस होल में आ जाएं। तो ना तो होल जा पाएगा उस बैरियर को तोड़ के और ना इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को तोड़ के जा पाएगा। तो फिर ये रोक तो देता है लेकिन दोनों की मूवमेंट को रोकता है, इलेक्ट्रॉन की भी और होल की भी। तो फिर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, हमारा ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, अगर इनका मटेरियल सेम है तो आपको याद रखना है कि इसकी जो यंग्स मॉडुलस एबिलिटी है वो भी सेम है। ये मटेरियल सेम है तो इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो भी सेम है।
यानी इस ये बॉडी जो है वो खास किस्म की रिजिड है ना, तो इसका इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। एंड लेंथ हैव डायमीटर्स इन रेशो, और डायमीटर्स बता दिए उसने, जो डायमीटर्स की रेशो है वो उसने बता दी है 2:1 है। अगर मैं डायमीटर 1 कहूँ तो सपोज करो वो 2 है, डायमीटर 2 की बात करूँ तो वो 1 है। उन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा D1 इज इक्वल टू, ये D2 से चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2D2। तो ये इनका रिलेशन आ गया डायमीटर्स का। उसके बाद कहता है इफ दे स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसको उसने कहा है कि वो फिक्स है, वो सेम फोर्स है। देयर एलोंगेशन, क्योंकि दो मटेरियल्स है, दो वायर्स हैं, तो इसका मतलब F1 इक्वल टू होगी F2 के साथ विच इज इक्वल टू F। सेम फोर्स देयर इलोंगेशन, हमने इनकी इलोंगेशंस फाइंड करनी। इलोंगेशंस कहते हैं डेल्टा एल को के चेंज इन लेंथ कितना आएगा। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर जो रिलेशन फाइंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि डेल्टा एल का एरिया के साथ क्या रिलेशन है। तो यंग्स मॉडल्स का फार्मूला लिखें, यानी डेल्टा एल और हमने एरिया का, इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है कि क्या है आपस में। ठीक है, तो यंग्स मॉडल्स का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय द एरिया डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू F_L ओवर A और Y। फोर्स भी फिक्स लगा रहा है, लेंथ भी एक जैसी ली है, यंग्स मॉडल्स भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा एल का जो एरिया के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स है। और उसने हमें जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ डेल्टा एल डायमीटर के साथ रिलेशन है, तो पाई D/2 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू डायरेक्टली है, सॉरी इन्वर्सली है 1/D का स्क्वायर और ऊपर 2 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर सॉरी 4 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 के लिए है, अगर 2 के लिए होगा तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू इन्वर्सली है 4/D2 का स्क्वायर। ये कोई नंबर A है, ये कोई नंबर B है, इन दोनों की अगर हम रेशो लें तो रेशो लेने पर क्या आंसर आ जाएगा, डेल्टा L1 ओवर डेल्टा L2 इज इक्वल टू 4D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय D2 का स्क्वायर ओवर 4 से 4 कैंसिल, तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर ओवर D1 का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा L2। अब उसने जो डायमीटर दिया हुआ है वो डायमीटर बोला हुआ है उसने कि जो D1 है ये 2D है, तो हम इसको कह सकते हैं, ये बस इसको छोड़ दें, इसमें वैल्यू पुट करें तो D2 का स्क्वायर ओवर ये भी आ जाएगा D2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा D2 का स्क्वायर से D2 का स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 1:4 बन जाएगा ये। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर आंसर है 1:4 वाला। 1:4, 1:4, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दिस इज आवर राइट आंसर 1:4। तो ये याद रखना है आपने, आपको फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। इन न्यूमेरिकल्स को करवाने की प्रैक्टिस करवाने की वजह ये है कि आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, उस लेंथ बता दी है 1 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय द 40 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है डेल्टा एल वो कहता है 40 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें इसको तो एक मीटर में 100 ऑफ सेंटीमीटर होते हैं। द परसेंटेज इलोंगेशन, अगर आपने इलोंगेशन फाइंड करनी है तो फार्मूला होता है इलोंगेशन का डेल्टा एल ओवर एल, यानी आप कह लें ये किस्म की उस मटेरियल की एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एफिशिएंसी वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो उसकी ओरिजिनल चेंज कितना है लेंथ में डिवाइड बाय ओरिजिनल कितनी थी, और परसेंटेज निकालें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें इसको, तो वैल्यू पुट करें क्या आ जाएगा, डेल्टा एल 40 सेंटीमीटर है ओवर एल जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और अगर हमने इलोंगेशन के साथ परसेंटेज भी फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 40%। तो ये 40% हमारा राइट आंसर है 40%। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं जी।
द यंग्स मॉडल्स फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन अगर आपको इधर से क्लियर है तो फिर आपको समझ आ जाएगी। रिजिड बॉडी, रिजिड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें पता है कि तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं वो जो है वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ये पार्टिकल्स बनाए जी हमने हर ऑब्जेक्ट के। तो रिजिड ऑब्जेक्ट वो होता है कि अगर इन दोनों के दरमियान, दो पार्टिकल के दरमियान 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और अगर हम इसके ऊपर कोई जो है वो कोई हैमरिंग करते हैं, कोई फोर्स लगा देते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद भी इनके दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही रहता है, तो हम कहेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो ये रिजिड होते हैं, यानी इनके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस नहीं आ रहा। तो परफेक्टली रिजिड का मतलब ये है कि इनके दरमियान जो डिफॉर्मेशन है यानी जो स्ट्रेन है वो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, तो स्ट्रेन ज़ीरो हो जाए। ऐसे मटेरियल्स को बोलेंगे कि वो परफेक्टली जो है वो रिजिड है। तो यंग्स मॉडल्स पे क्या असर पड़ेगा, तो यंग्स मॉडल्स का क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। यंग्स मॉडल्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। इसका फार्मूला क्यों ये लगाया है, क्योंकि उसने ना तो हमें यहाँ पे कोई फोर्स मेंशन की है, ना लेंथ मेंशन की है, ना डेल्टा एल मेंशन किया है, ना ए मेंशन किया है, उसने कोई भी चीज़ उसमें से नहीं बताई, तो फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो वहाँ समझ आ जाएगी। आप स्ट्रेस जितना मर्जी लगाएं, हमने कहा जितनी मर्जी फोर्स लगाएं, लेकिन उनके पार्टिकल के दरमियान ज़रा भी चेंज ना आए तो समथिंग ओवर जीरो जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फिनिटी। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर वो हमसे पूछ लेता है कि बताएं अगर वो जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, वो मटेरियल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो यंग्स मॉडल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर वो इलास्टिक है तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस लगाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया और बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यंग्स मॉडल्स की बात की जाए तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, अभी फॉर्मूला लिखा है हमने, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेन है इसकी वैल्यू ग्रेटर 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 बहुत ज़्यादा होगी। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए और जो नोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो यंग्स मॉडल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा, यंग्स मॉडल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये ज़ीरो है। तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए यंग्स मॉडल्स जो है वो ज़ीरो होता है, याद रखना अब आपने। और रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉडल्स की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होती है। ये हमारा एमसीक्यू, इसका ऑप्शन बहरहाल बी बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ वायर ए एंड बी आर सेम बट, डायमेंशन बता दी उसने सेम है जी, मतलब एक वायर है सपोज करो ये, और दूसरी वायर है एक और यहाँ पर। इन दोनों वायर के ऊपर जो है वो एक फोर्स लगाई जाती है, इसको यहाँ से फोर्स लगा के हम इधर को खींच रहे हैं, और ये इसका एंड जो है ना ये फिक्स किया हुआ है, इसका भी ये एंड फिक्स किया हुआ है, और इधर एक फोर्स लगा के इसको इधर को खींच रहे हैं। तो दो तरह से हम इसको दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रही है और सेम तरफ हम उसको खींच रहे हैं, बट देर मटेरियल डिफरेंस, इनकी जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, यानी जो यंग्स मॉडल्स आएगा या कांस्टेंट आएगा फिर वो भी फिक्स नहीं रहेगा, वो भी डिफरेंट होगा। देयर लोड एक्सटेंशन ग्राफ इज शोन, तो ये ग्राफ बता दिया लोड का और एक्सटेंशन का। लोड कहते हैं फोर्स को और एक्सटेंशन कहते हैं डेल्टा एल को। इफ यंग्स मॉडल्स फॉर ए एंड बी आर द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडल्स, इलास्टिसिटी ऑफ ए एंड बी, हमने ए और बी की इलास्टिसिटी बतानी है। यहाँ पर वैसे तो दो तरीके से कर सकते हैं सोल्व। एक तो आसान मेथड है, वो ये है कि अगर हम देखें तो ये ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, और इसमें जो यंग्स मॉडल्स जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है लोड के साथ, फोर्स के साथ, यानी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका, नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करे, ऐसे कंफ्यूज रहेंगे और ये सीधी कोई लॉजिक बनती भी नहीं है इसकी। आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं बी के ऊपर, ठीक है। फिर नोट करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई तो उसमें जो चेंज आया वो बहुत कम चेंज आया। यंग्स मॉडल्स का फार्मूला क्या होता है, एफ ए ओवर एल, सॉरी फार्मूला होता है इसका एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर एक्सटेंशन जो है वो कम आई है, तो जब एक्सटेंशन कम आएगी तो उसका यंग्स मॉडल्स ज़्यादा होगा, तो यंग्स मॉडल्स क्योंकि इन्वर्सली है डेल्टा एल के साथ, ठीक है। तो इसमें इसका डेल्टा एल जो है वो ज़्यादा है, देखो ना यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू ज़्यादा है,
तो जिसका डेल्टा एल एक्सटेंशन ज़्यादा होगी उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा। तो देखें किसका, ए वाले में जो एक्सटेंशन है वो कम है। जब एक्सटेंशन कम है, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा, तो ए वाले का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा बी वाले से। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ से। इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ यंग्स मॉडुलस का क्या होता है, ये अब इसका दूसरा तरीका है। वो फार्मूला है जी, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। जो एफ है इसको हमने लोड बोला हुआ है, और जो एल है ये तो ऐसे ही आ जाएगा ओवर ए, और डेल्टा एल को बोला हुआ है जी एक्सटेंशन। अब क्या होगा, अगर ये एरिया यहाँ डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा वाई ए, और ये एल इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू द लोड ओवर एक्सटेंशन। जो लोड ओवर एक्सटेंशन है, लोड जो है ये वाई एक्सिस पर है और एक्सटेंशन जो है ये एक्स एक्सिस पर है। अगर वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करें तो वहाँ से निकलती है उस मटेरियल की स्लोप। ये है उस मटेरियल की स्लोप। तो हम कह सकते हैं इस रिलेशन से कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली है यंग्स मॉडुलस के साथ, यानी अगर स्लोप ज़्यादा होगी तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ग्राफ में अगर हम स्लोप नोट करें तो इसकी स्लोप कम है, इसकी चढ़ाई या इसमें जो पाथ में हमें नज़र आ रहा है इसकी चढ़ाई ज़्यादा है। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा होगा, तब भी यही पता चलेगा कि यंग्स मॉडुलस ए ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस बी। इसके और भी एक दो तरीके हैं, बहरहाल जिस तरीके से मर्जी चले जाएं, एमसीक्यू सही सॉल्व होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ए एंड बी आर टू वायर्स, द रेडियस ए इज ट्वाइस देन दैट ऑफ बी। दो तारे हैं जी, एक का रेडियस हम 1 कह लेते हैं वो आर है, और दूसरे का जो रेडियस है वो पहले वाले से डबल है तो 2 आर है। दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है ना वो फिक्स है, यानी R1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। देन द स्ट्रेस ऑन B, हमने कहता है यहाँ से स्ट्रेस फाइंड करना है कि कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें फिर देखना पड़ेगा भी स्ट्रेस का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, वो निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है F डिवाइड बाई A, और फोर्स और एरिया का अगर हम निकालें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि जो स्ट्रेस है ये इन्वर्सली होता है आर स्क्वायर के साथ। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन वाइज लिखें, इसको रिप्रेजेंटेशन वाइज, तो सिग्मा 1 इज इन्वर्सली है R1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 इज इन्वर्सली है R2 का स्क्वायर के साथ। इनकी अगर रेशो ली जाए सिग्मास की, तो क्योंकि ये इन्वर्स है तो 2 वाला ऊपर आ जाएगा और 1 वाला नीचे आ जाएगा। R2 की वैल्यू 2R है, तो 2R का स्क्वायर ओवर नीचे R का स्क्वायर, R का स्क्वायर से R का स्क्वायर कैंसिल, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा 4। तो ये 4 टाइम्स देन दैट ऑफ A हो जाएगा। कैसे पता चला, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 4 सिग्मा 2, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा जी, तो 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द A। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पर, A। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इफ फ्रैक्चर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा एफ, ये उसने बता दिया जी कि फ्रैक्चर स्ट्रेस जो है ये सिग्मा एफ है, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है जिसको UTS बोलते हैं, इसको उसने कह दिया सिग्मा एम है। तो कहता है देन इनका रिलेशन बता दें क्या होगा। तो इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए तो हमें सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए। तो ग्राफ क्या होगा इसका, कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ देखें तो ग्राफ में जो पहली लाइन आती है O है, तो O से लेकर A तक जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से चलता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो अगले में भी थोड़ा सा रिलेशन कुछ इस तरह से चलता है। ये जो OA तक है ये कहलाता है इलास्टिक लिमिट, अगर आप लोगों को याद है तो थ्योरी अभी हमने की पीछे। और इससे बाद जो अगला पॉइंट इसको हमने OAB बोला हुआ है, तो जो AB है ये कहलाती है उस मटेरियल की प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, यील्ड पॉइंट। अगला जो पॉइंट यहाँ से आएगा वो ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर को जाएगा, तो लेकिन थोड़ा कर्व हो जाएगा, ये C आ गया। तो B से लेकर जो C कर्व है इसको बोलते हैं UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और जो अगली रेंज है, अगली थोड़ा सा ग्राफ फिर इस तरह से बन जाता है, लाइक इस तरह से आ जाता है। तो ये D पॉइंट आ जाता है,
ये जो सी से डी तक है इसको बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में से अप वाला पॉइंट कौन सा है। अगर हम देखें अपवर्ड पॉइंट को, तो अपवर्ड पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर ये सी वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट है और ये डी वाला पॉइंट है। तो ये इस एक्सेस पे तो हमने लोड लिया होता है। तो जो सी वाला है ये यूटीएस पॉइंट है, तो यूटीएस को हमने यहाँ बोला हुआ है सिग्मा एम के साथ। इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है किससे? फ्रैक्चर स्ट्रेस से। तो इस फ्रैक्चर स्ट्रेस से कम होगा। और वैसे भी देखिए जब एक मटेरियल को तोड़ना होता है ये उसकी हद लिमिट है, इससे अगर बियॉन्ड जाएंगे तो वो क्रैक हो जाएगा। तो जब इस तक आ गए हैं, इस तक लाना आपको मुश्किल है, उसके बाद डी तक जाना आपके लिए आसान है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको तोड़ दिया। जैसे वो एक बच्चा है ना, वो अगर उसको आपने डांटा तो वो रो नहीं रहा, तो आप उसको कहते हैं अभी भी लगा रोने या अभी रोने वाला है, आंसू आ गए आंखों में, तो आप बस ये कहने की देर होती है वो रो पड़ता है। तो ये जो उसको पहले डांट का ये वाली स्टेज मुश्किल है, लेकिन जब आपने बिल्कुल डांट दिया है, वो बच्चा बिल्कुल बैठा हुआ है सुकून से, तो यानी ये सिर्फ आप तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, वो रो पड़ेगा। बिल्कुल सेम यही केस मटेरियल के साथ है कि अगर जो मटेरियल है उसके ऊपर आपने एक बियॉन्ड लिमिट जाकर फोर्स लगा दी, तो वो एक मुश्किल तरीका है, वो आपने लगा दी है उस मटेरियल पर, मटेरियल को आप ले आए उस स्टेज पे, अब आगे तो हल्की सी फोर्स लगाएंगे मजीद तो वो टूट जाएगा, वो टूटने वाला ही है। तो इसलिए जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है इसकी पीक ज़्यादा हायर है देन द फ्रैक्शनल फ्रैक्चर स्ट्रेस से। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट है जी फॉरबिडन गैप इन द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन है, अभी हमने पीछे सबसे पहले एमसीक्यू में बात की थी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मीनियम जो है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यू है जी, वो कहता है 4 मीटर स्क्वायर लॉन्ग वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर नहीं आना, ये मीटर बनेगा, ये मिस्टेक है। लॉन्ग लेंथ बता दी 4 मीटर है और स्ट्रेचिंग फोर्स इट्स लेंथ इंक्रीज बाय द 40 सेंटीमीटर, डेल्टा एल आ गया इसका 40 सेंटीमीटर है। द परसेंटेज इलोंगेशन, ये परसेंटेज इलोंगेशन हमने पहले भी इसको फाइंड किया हुआ है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग खुद सॉल्व करके और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा। इसको सेल्फ सॉल्व करना है आप लोगों ने, तो उससे मुझे भी आइडिया होगा कि आपको कितनी समझ आ रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी डी ऑप्शन। 1.525 सेंटीमीटर डायमीटर है 1.25 ऑफ सेंटीमीटर। सिलेंडर सब्जेक्टेड टू द लोड, उसने लोड बता दिया, लोड हम फोर्स को बोलते हैं। लोड जो है यहाँ पर फोर्स है और वो है 2500 किलोग्राम। कैलकुलेट स्ट्रेस, और बताओ जी स्ट्रेस कितना होगा। ये लोड है, लोड मैस होता है, सॉरी लोड यहाँ पर मैस, इसको अगर अपने फोर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इसको F इक्वल टू mg 2500 और 1000 ये बनेगा न्यूटन। अब ये बना है, हमने स्ट्रेस फाइंड करना है, तो स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स डिवाइड बाय एरिया है, एरिया का फार्मूला F डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर है। अब आपने इसको खुद ही सॉल्व करना है, ये भी सेल्फ है और दोनों के आंसर बताने हैं मुझे। आपने हिंट लिख देना है कि डायमीटर ये था और उसका ये आंसर था, तो मुझे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी यंग्स मॉडुलस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कहता है जी यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज वाई, यंग्स मॉडुलस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई के साथ। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उस मटेरियल पर, और स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई के साथ, और उसकी जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या होगी ये बतानी है। सारी बातें तो इस बस न्यूमेरिकल के अंदर उसने हिंट में बता दी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं सोच रहा था खुद कर लेंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा कर लेते हैं। फार्मूला होता है एनर्जी का U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रेन, ये फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यंग्स मॉडुलस को और F को लेके आने बीच में, स्ट्रेस की वैल्यू नहीं चाहिए, ना ही उसने दी है, तो हमें पता है जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है ये फार्मूला यंग्स मॉडुलस के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस, और अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से निकालें और y इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अगेन स्ट्रेन की जगह पर आ जाएगी सारी की सारी वैल्यू स्ट्रेस डिवाइड बाय द y। अब स्ट्रेस और स्ट्रेस मिलके जो है वो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 स्ट्रेस का
स्क्वायर डिवाइड बाय वाई, और स्ट्रेस को हमने एफ बोला हुआ है तो ये बन जाएगा 1/2 एफ स्क्वायर ओवर 5। तो दिस इज आवर आंसर 1/2 एफ स्क्वायर वाई 2y, एफ स्क्वायर ओवर 2y, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एन टाइप क्रिस्टल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल। ये जी न्यूट्रल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बच्चे समझते हैं ये एन टाइप है तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं है, ये गलत है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखें जो सिलिकॉन है जब हमने उसको लिया था तो वो एक न्यूट्रल एटम था। उसके साथ फिर अगर हमने 3 एल्यूमिनियम मिला दिए या 4 एल्यूमिनियम, तो 1 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 एल्यूमिनियम और 4 एल्यूमिनियम जब इनके साथ मिलेंगे तो चारों के चारों एल्यूमिनियम आपने उनके आयंस नहीं लिए थे, बल्कि आपने उन मटेरियल्स को न्यूट्रल ही लिया था। तो जब एक न्यूट्रल है और उसके इर्द गिर्द भी न्यूट्रल्स लगे हुए हैं और न्यूट्रल से मिलके जो आगे बॉन्ड डेवलप हो रहा है, तो फिर वो जो ओवरऑल चीज़ बनेगी वो भी न्यूट्रल ही बनेगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे ये जरूर सोचते हैं कि सर फिर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ जाते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन चूंकि इनके अंदर वैकेंसी है, वो वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी दूसरे मटेरियल का इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो वो तो बाद की बात है, ये बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो बाद में हो रहा है। अदरवाइज जो एक सिंगल आपके पास बंच ऑफ एटम्स आ रहा है वो तो न्यूट्रल है ना, तो इस तरह से फिर सारा एलिमेंट या सारा मटेरियल जो है वो न्यूट्रल रहेगा, एलिमेंट नहीं कहेंगे, गलती होगी। रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की जो है ये 10⁴ से 10⁶ होती है, इसको याद कर लेना, ये याद करने वाले एमसीक्यूज होते हैं, थ्योरी में से आ गया। हाउ डज द यंग्स मॉडुलस रिलेट विद टेम्परेचर? एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब आपको पता है उसने बात की यंग्स मॉडुलस को हमने टेम्परेचर के साथ रिलेट करना है। देखें, स्ट्रेन का मतलब होता है उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन का आना, और डिफॉर्मेशन कब आ सकती है? जब या तो वो मटेरियल एक्सपैंड करे या वो मटेरियल जो है वो उस टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करे। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर दें और वो एक्सपेंशन शो कर दे या वो कॉन्ट्रैक्शन शो कर देता है, इसका मतलब ये कि उसमें बहुत जल्दी डिफॉर्मेशन आ रहा है, और जिसमें बहुत जल्दी डिफॉर्मेशन आ रहा होता है इसका मतलब उसका जो यंग्स मॉडुलस वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम है। तो हम देख रहे हैं कि इधर जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो इनवर्स रिलेशन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों का जो रिलेशन है वो आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जी द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द लिक्विड। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताती क्या है हमें? वैसे तो ये एमसीक्यू एक किस्म का हमने ऊपर किया हुआ है। इलास्टिसिटी कहते हैं कि वो मटेरियल कितना रिजिड है, यानी उसमें जो शेप चेंज है क्या वो कितना आ रहा है। तो जिसमें किसी किस्म का शेप चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब ये वो रिजिड मटेरियल होगा, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इन्फिनिटी होगी। हमने पीछे भी एमसीक्यूज किया। तो जो वाटर है या कोई लिक्विड कोई भी ले लें, तो वाटर तो जो है वो शेप उसकी फिक्स होती नहीं है, नॉट फिक्स शेप। तो जब उसकी शेप नहीं फिक्स होगी, किसी भी मटेरियल में हम उसको बर्तन में डालेंगे वैसे शेप अडॉप्ट कर लेगा, तो इसका मतलब वो रिजिड नहीं है। तो जब वो रिजिड नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड्स आर डिटेक्टेड बाय द। 4 प्रोसेसेस यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्विड्स। तो स्क्विड्स होता है एब्रीवेशन सुपर क्वांटम इंटरफेस क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। इनकी जो वैल्यू है ना फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की, वो 10⁻⁻⁻ जो है वो 15 टेस्ला तक होती है। ठीक है। जो मैग्नेटिक MRI है, MRI की जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की रेंज है वो 10⁻⁴ to 3 इतनी टेस्लाज होती है। जो मैग्नेटोमीटर है, ये मैग्नेटोमीटर की जो वैल्यू है या इसकी कह लें वो पावर है, ये एबिलिटी है मैग्नेटोमीटर की, वो होती है 10⁻⁻⁵ तक। और ऑसिलोस्कोप जो है, ऑसिलोस्कोप के अंदर कोई ऐसा सेंसर नहीं लगा हुआ कि जो मेजरमेंट करे मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पर हमें चीज़ें देखनी है। जो मटेरियल बहुत बड़ी रेंज रखता होगा, ये बहुत बड़ी रेंज रखता है जो कि MRI है, उन मटेरियल को बोलेंगे कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपने याद रखना है, कभी भी सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता।
फॉर एग्जांपल अगर थर्मोमीटर हमारे पास है, उसकी जो रेंज है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो हो सकता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को बताए ही ना इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। ये 1 मिली डिग्री सेंटीग्रेड जो आएगा उसकी वो रेंज बता ही ना पाए, उसको डिटेक्ट करने के काबिल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जिसकी रेंज आपने सिर्फ रखी है 37 डिग्री टू जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक, वो बहुत अच्छा होगा। वो 1 मिलीमीटर के या सेंटीग्रेड के चेंज को जो है वो मेजर कर सकता है। तो एक सेंसिंग होती है, मेजरिंग, तो ये मेजरिंग है, ये सेंस नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये फेल हो गया। इसकी रेंज बहुत स्मॉल है, जिसकी रेंज बहुत स्मॉल होगी वो बहुत छोटी वैल्यू को मेजर करने के काबिल होगा, तो वो वेरी वीक लिखा है तो फिर स्क्विड्स यूज़ होगा। इवन ये हमारे ब्रेन से जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उनको भी मेजर करता है। ये इतना पावरफुल जो है ये डिवाइस है स्क्विड्स। तो जो मैग्नेटोमीटर है ये 10 की पावर -5, तो इसकी रेंज तो है, कर तो सकता है, लेकिन ये इतनी टाइनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ हैं ये उनको मेजर नहीं कर सकता। तो दिस इज़ आवर लास्ट MCQs। होप सो आप उसको पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम अगली वीडियो बनाएंगे चैप्टर नंबर 18 पर, सॉरी चैप्टर नंबर 19 पर, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर बनाएंगे, या चैप्टर नंबर 16 पर बनाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंस वाइज होगा हम उसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।